हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बताने वाली हूं, मतलब बिल्कुल फ्रेश वीडियो है ये वाला। इसमें आप बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ लेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है या कर भी दिया है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें पूरा समझाऊंगी, उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के साथ, इसके मीनिंग के साथ। तो देखिए, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है कि नहीं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो, दोनों ही कह सकते हैं इसको। Cash flow statement is a statement that show the cash flows which has inflow and outflow of cash and cash equivalent। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझिए। कैश फ्लो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का क्या फ्लो है, क्या बहाव है, कैसे कैश बाहर जा रहा है और कैसे कैश अंदर आ रहा है, कैसे कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैसे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब कैश फ्लो स्टेटमेंट में रखा जाता है। क्या सिर्फ कैश का ही रखा जाता है? नहीं, कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश हो सकता है या कैश जैसा कुछ, उन दोनों चीज़ों का हिसाब किताब किस में रखा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। यही चीज़ होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी बिजनेस है वो साल भर में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं? या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो सकती है। ऑपरेटिंग का क्या मतलब है? मतलब डे टू डे के काम जो करती है उसमें वो कैश का खर्चा करती है या उसके पास कैश आता है। इन्वेस्टिंग मतलब वो फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है तो उसमें उसका खर्चा होता है। या फाइनेंसिंग मतलब शेयर या डिबेंचर में वो खर्चा करती है तो उसका भी सारा हिसाब किताब किस में रखा जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश और कैश इक्विवेलेंट का। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलिए, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या लिखी है लाइन? ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे कैश का इनफ्लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है उसे लिखा जाता है, और ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे किसी भी कैश या कैश इक्विवेलेंट आउटफ्लो का डिक्रीज होता है, क्योंकि जब इनफ्लो होगा कैश आएगा तो बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा, और जब आउटफ्लो होगा कैश जाएगा तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक, ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें कैश या कैश इक्विवेलेंट में आती है। कैश तो आता ही है, जो कैश हमारे हाथ में है वो तो आता ही है, लेकिन यदि बैंक में कोई कैश है या कोई हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उन्हें भी कैश में रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। चेक होता है, कोई ड्राफ्ट होता है, कोई करंट इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ें कैश या कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई। चलिए, अब आगे क्या लिखा है इसमें? जो कैश या कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसे हम AS3 भी कहते हैं, इनके अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, मतलब पहले बना होगा फिर से उसको रिवाइज्ड करके बनाया होगा, तो AS3 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। देयर आर 2 मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो को तैयार करने की 2 मेथड होती है। जो पहली मेथड होती है वो होती है डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरी होती है वो इनडायरेक्ट मेथड होती है। ध्यान रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की 2 मेथड होती हैं। पहली होती है डायरेक्ट मेथड, दूसरी इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, होती है ये भी, लेकिन हमारा जो 12th का सिलेबस है उसमें नहीं है, इसलिए मैंने नॉट इन सिलेबस लिखा। हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? इनडायरेक्ट मेथड में बैलेंस शीट से,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। समझ में आ गई इतनी बात? छोटी सी बात है कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगली बात क्या कह रहे हैं हम उनसे ध्यान से देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बिजनेस में, तो उसी चीज़ को लिखा है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज़। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मतलब कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट्स में या लॉन्ग टर्म के लिए। और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब शेयर या डिबेंचर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से 3 एक्टिविटीज़ होती है और इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब क्या है अगली बात? पहली होती है यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? देखिए, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर नीचे आपको फॉर्मेट बताऊंगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? देखिए, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इंडिकेटर ऑफ एक्सटेंट विच हैज बिजनेस ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेज जनरेटेड कैश। मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिससे कैश जनरेट होता है, चाहे वो आउटफ्लो हो कैश का या इनफ्लो हो। ठीक है, तो उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनमें ये वो एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। यदि हम किसी को डिविडेंड पे करेंगे तो भैया अब डिविडेंड पे तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है। जब हम लोन को रीपे करेंगे या नया कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी। आपको ध्यान रखना है इसको। यदि और अच्छे से हम देखें तो ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये बुक में ही दिया हुआ है, वहीं से मैंने लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, ऐसा मैंने एक चार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें एक तरफ लिखा है कैश इनफ्लो और एक के तरफ कैश आउटफ्लो। मतलब क्या हो रहा है, इसमें कैश अंदर आ रहा है और इसमें कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है। अब यदि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, 2 कंपनीज होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल कंपनी, एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनी। यदि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? कैश इनफ्लो में कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रॉयल्टी, फी, कमीशन, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, तो आप इसे मेरे साथ नोट कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखिएगा, एक साइड कैश फ्लो लिखिएगा। कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो हमें ये सारी चीज़ों को लिखना है। यदि फाइनेंशियल कंपनी है तो रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द स्टॉक ब्रोकर्स, तो वो सारी चीज़ें कैश इनफ्लो में आएगी। इनफ्लो मतलब रिसीव्ड होना, हमारे पास आना। और आउटफ्लो में क्या आएगा? जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें देना पड़ता है पैसा, तो हमारा पैसा चला जाता है। तो कैश परचेज, पेमेंट टू ट्रेड पीपल, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड, तो ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के आउटफ्लोज हैं। और यदि फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर परचेज सिक्योरिटीज, तो ये सब क्या है? हमारे जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसके आउटफ्लो है। इसको आप नोट कर लीजिए, जब हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। इसी तरह से क्या दिया हुआ है? इसी तरह से सेकंड वाला हमारा दिया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कह रही है? देखो यहाँ पर कर देती हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। हम बिजनेस में करते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए हम खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कैश इनफ्लो आता है, यहाँ पर भी कैश आउटफ्लो आता है। ऐसा चार्ट बना लेना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। यहाँ पर इनफ्लो, जब हमने फिक्स्ड एसेट्स का सेल किया तो हमारा पैसा आ गया। यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट को किया था पहले कभी, उसको सेल किया तो पैसा आ गया। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, तो ये सब मेरे क्या हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो हैं। इसी तरह आउटफ्लो होंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज अ स्टेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास से पैसा चले जाएगा। इनकम टैक्स पेड करेंगे तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा। ठीक है ना, यदि इनकम टैक्स पहले वाले में भी था, लेकिन यदि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है उसको। क्लियर हो गया? इसी तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद क्या आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको भी देखिए
क्या कह रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये कह रहा है कि ये सारे जो फंड है, जो इंटरप्राइज के या बिजनेस के जो फंड है उससे रिलेटेड सारे जो इनफ्लो और आउटफ्लो हैं वो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखे जाते हैं। सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो जितने भी शेयर या डिबेंचर से रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो हैं उन्हें यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, तो ये सब क्या है? इनफ्लो है, जिससे क्या होगा? पैसा आएगा बिजनेस में। और आउटफ्लो क्या है? लोन का पेमेंट कर दिया, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम टैक्स पेड, यदि वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा। तो ये सब कहाँ पे आएंगे? फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। आप ध्यान से इसे समझ लीजिए कि जो शेयर, डिबेंचर, लोन, इन चीज़ों से रिलेटेड है वो यहाँ पर आएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, क्या? इसका फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान से मेरे साथ फॉर्मेट समझिए। मैंने पूरा फॉर्मेट एक साथ नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि फॉर्मेट इसका है बहुत बड़ा, और यदि मैं आपको एक साथ इतना बड़ा फॉर्मेट समझा दूंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बनाया है, कुछ नहीं 3 टुकड़ों में बनाया है। पहला बनाया है मैंने किसके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, दूसरा इन्वेस्टिंग के लिए और तीसरा फाइनेंसिंग के लिए। लेकिन ये फॉर्मेट पूरा एक ही है, अलग नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक ऐसे 2 कॉलम बनाकर ही आपको लिखना है, अलग नहीं करना है। लेकिन आपको किसी तरह का स्टार्टिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो बताया है उसमें क्या बताया है कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिखी है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट करके ऐसे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर ये 2 कॉलम बनाने हैं, एक पर्टिकुलर्स का रहेगा, एक अमाउंट का रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा है मैंने, तो इसे तो आपको नंबर 1 डाल के लिखना ही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पर बाहर अमाउंट में लिख देना है। क्लियर? फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट, जितनी भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पर जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दिया, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैंने ए पॉइंट डाला है, ये बी पॉइंट है। ऐड करनी है कौन कौन सी चीज़ है? जो डेप्रिसिएशन है, जो गुडविल है, मेरे साथ नोट करते जाइएगा, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, अमोर्टाइज्ड है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड डिबेंचर, इसे नोट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन एंड शेयर इशूड ऑफ एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मुझे इन सबको लिखना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इन सबको मुझे लिख के ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं इन सबका पहले अमाउंट कहाँ पे लिखूंगी? इन सबका मैं अमाउंट लिखूंगी यहाँ अंदर। ठीक है, अंदर लिखना इनका अमाउंट, है ना, ऐसी लाइन बना के पूरा अंदर अमाउंट लिखना। जब इन सबका अमाउंट मैंने अंदर लिख दिया, तो जब मैं इन सबको पहले मैं क्या करूंगी? इन सबको ऐड करूंगी और फिर मेन अमाउंट में यहाँ बाहर लिख दूंगी। ठीक है, एक अमाउंट मेरा ऊपर है, कौन सा अमाउंट है मेरा? ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और एक अमाउंट मुझे यहाँ लिखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है? लेस करना है। क्या लेस करना है? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इन सबको मुझे अंदर ही लिखना है और लेस करना है। जब मैं इनको लिखकर यहाँ अंदर लिख लूँगी तो मैं क्या करूँगी? मैं ये करूँगी a प्लस बी माइनस सी। ये क्या है मैडम? a प्लस बी माइनस सी, मतलब क्या है इस बात का? ध्यान से समझिए, a क्या है मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मुझे प्लस करना है b, ठीक है ना, मतलब जो मैंने ऐड की है ये सारी चीज़ें मैंने बाहर लिखी है, और उसमें से माइनस सी करना है जो लेस वाली चीज़ें हैं। तो जब मैं इन सबको कैलकुलेशन कर दूंगी इनका, तो मुझे क्या करना रहेगा? मुझे ये जो अमाउंट है वो यहाँ बाहर लिखना पड़ेगा।
ठीक है। और इस अमाउंट को बाहर लिखने के बाद यहाँ पर मेन जो अमाउंट आ रहा है उसको लिखना पड़ेगा। इसमें सारी वो चीज़ें ऐड होंगी जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, मतलब जो डिक्रीज हुई है करंट एसेट्स और जो इंक्रीज हुई है करंट लाइबिलिटी, उनको लिखकर मुझे यहाँ पर बाहर ऐड करना पड़ेगा। और फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, उनको भी यहाँ लिखकर बाहर लिखना पड़ेगा। समझ गए ना। सपोज यहाँ पर 1 2 3 मतलब कुछ करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उनमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो मुझे यहाँ लिखना है उनको अंदर, फिर उनका टोटल मुझे बाहर करना है। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 ये चीज़ें लिखी हैं और इनको मेरे को यहाँ लिखना है और बाहर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ बाहर लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस आया है, ये इसमें से इसको ऐड करके इसको माइनस कर दूंगी। लिखा ना D + E - F, तो जो मेरा अमाउंट आएगा मैं उसको यहाँ पर लिखूंगी। क्लियर हो गया ये बात। जब ऐसा मैंने किया, इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, ये जो अमाउंट आ गया वो क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये कौन सा अमाउंट है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लेस करनी होगी। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ लेस करनी होगी, इसमें से मुझे इनकम टैक्स पेड किया है यदि मैंने कोई सा, किस चीज़ से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यदि मैंने कोई इनकम टैक्स पेड किया है तो मुझे उसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और फिर जो मेरा यहाँ आएगा वो मेरा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये यहाँ पर मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, ऊपर कर देती हूँ मैं, क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये यहाँ पर आ जाएगा, समझे ना आप। ये यहाँ पर ये क्या चीज़ आएगी, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड और फिर क्या अमाउंट आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ये वाला। इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा देखा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये अलग से नहीं बनाना है, उसी के बाद मुझे सेकंड पॉइंट डालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, ये यहाँ पर मुझे सेकंड पॉइंट डालना है और लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें मुझे क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ध्यान से देखिएगा। Proceed from sale of tangible or intangible fixed asset, proceed from sale of investment, loan and advance repayment received, received from income from investment, rent received, मतलब जितना भी मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, उसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब जो मैं यूज़ कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ, कोई चीज़ मैंने परचेज की है, टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स मैंने परचेज की है, उसके लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ। पेमेंट कर रही हूँ मैं किसी तरह का, कोई इन्वेस्टमेंट में पेमेंट कर रही हूँ या लोन या एडवांस जो लिया होगा कभी मैंने पेमेंट कर रही हूँ, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई है, ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसको ऐड करके इसको लेस करना है और यहाँ पर अमाउंट लिखना है, कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कैश, ये अलग से नहीं बनाना है, उसी में है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, तो यहाँ पर किसे ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मुझे किसे ऐड करना है, यहाँ पर मुझे ऐड करना है इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। उसके बाद मुझे लेस किसे करना है, पेमेंट किया है मैंने किसी तरह का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ है, पेमेंट किया है किसी तरह का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ है, तो इन सबको मुझे क्या करना है, लेस करना है। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, इन सबको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जब मैं ये सब कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास नीचे आ जाएगा फाइनेंशिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ गए, ये तीनों चीज़ें हुई। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें कर दी, समझ गए आप, उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा पहला था, जो मेरा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका मेरा टोटल आया था,
दूसरी थी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी थी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन सबको मुझे क्या करना है, इन सबको मुझे ऐड कर देना है और यहाँ पर मुझे अमाउंट लिख देना है 1 2 3। मैंने स्टार्टिंग में नंबर डाले थे ना 1 2 3, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो टोटल था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो टोटल था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो टोटल था, उनको मुझे लिखकर उन्हें वहाँ लिख देना है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, उसे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर मुझे उसे ऐड करना है, जो ये है और ये है, इन्हें ऐड करके मुझे यहाँ पर लिखना है। और वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर के। नहीं समझ पाए? अब थोड़ा सा दूसरे वे में समझाती हूँ। सपोज करती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेरा कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस, वो 10,000 दिया है और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस मतलब क्या है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है 10,000, एंड ऑफ द ईयर दिया है 12,000। अब यहाँ पर मैं जब एंड ऑफ द ईयर 12,000 लिखूंगी तो मेरा इसका और इसका टोटल 12,000 ही आना चाहिए। मतलब जो मैंने ये तीनों एक्टिविटीज का जो टोटल किया है वो आना चाहिए 2,000, और जो 10,000 मेरा ओपनिंग या बिगिनिंग ऑफ द शेयर दिया हुआ है उसे लिखूंगी मैं, तो ये दोनों मेरा टोटल आना चाहिए 12,000। मतलब जो भी मैंने ऊपर कैलकुलेशन किए हैं उसमें जब मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट प्लस करूं तो जो अमाउंट यहाँ आ रहा है वही अमाउंट मेरा यहाँ पर आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, तभी मेरा क्वेश्चन सही निकलेगा। ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पे। जैसे बैलेंस शीट में दोनों तरफ का मिलाना पड़ता है ना, वैसे यहाँ पर भी हम जो ये अमाउंट लिखेंगे उसमें जो हमारा क्लोजिंग अमाउंट है वो दोनों एक होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही निकलेगा और तभी हम सही तरीके से हमने क्वेश्चन किया है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा, फॉर्मेट बनाना सीखा। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, पर आई होप जो मैंने तरीके से फॉर्मेट बताया है आपको आ गया होगा। फॉर्मेट बुक में भी दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, हर चीज़ को मैं यहाँ पर फॉर्मेट बुक में भी दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये जिस तरीके से आपको फॉर्मेट समझाया है, डेफिनेटली आप ये फॉर्मेट कभी नहीं भूलेंगे और आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी करेक्ट आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।